हाय गाइस, मैं रिंकू श्रीवास्तव आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एक टॉक शो शुरू किया है, जहां पर हम अलग-अलग एक्सपर्ट से मिलकर उनसे बात कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं। आज हम हमारा चौथा सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और आज के टॉपिक को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्यों हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, इसको बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ में एक स्पेशलिस्ट जुड़े हैं। उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। बाय एकेडमिक्स ही इज अ जियोलॉजिस्ट एंड ही इज आल्सो अ ट्रेन्ड लैंडस्केप इकोलॉजिस्ट। दोस्तों, बाय प्रोफेशन ही इज अ स्पेशलिस्ट इन फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर मैं इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये पिछले 22 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये बड़े-बड़े मल्टीनेशनल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनडीपी, डीएफआईडी, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ऐसे संस्थाओं में ये काम कर चुके हैं और करंटली ये बहुत बड़े मल्टीनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अ वार्म वेलकम टू वन एंड ओनली सोमित बर्मन। सोमित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। श्री रिंकू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस चैनल में अपने को शामिल करने और लोगों से यहाँ पे जो बात करने के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी ऑडियंस को भी नमस्कार बोलता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सौमित जी। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। आपने अपना कीमती समय आज दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आज का हमारा सेशन, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी आज, जो कि एक्चुअली जो टॉपिक हमारा है, वो सबको समझना चाहिए और ये बहुत ही वैल्यूएबल होगा, मुझे लग रहा है। जी। ओके, थैंक यू सुमित। तो सुमित, मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा अपने ऑडियंस को बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा बता दिया है। तो जी। दोस्तों, आज हम जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे कुछ सवाल हैं, जो मैं सुमित जी के सामने रखने वाला हूँ और हम उन उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। तो शुरू करते हैं। सुमित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हम पिछले 3 साल की बात करें या फिर अगर मैं सिर्फ़ इस साल की भी बात करूँ, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि ड्रॉट्स हो रहे हैं, हीट वेव्स हो रहे हैं, हेवी रेनफॉल्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं या फिर साइक्लोन्स भी आ रहे हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं हमने कुछ सालों में भी, और ये साल की भी बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इवेंट्स ऐसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं, ये यूजुअली ऐसे बोला जाता था कि 100 साल में एक बार होते थे पहले, और अभी ये हम देखेंगे तो ये हर साल हो रहे हैं। तो एक चीज़ ये समझना था कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो वो बात है और इसके क्या-क्या कारण हैं? अगर आप थोड़ा इस पे रोशनी डालें और थोड़ा हमें बता सकते हैं तो बहुत-बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद रिंकू। मैं शुरुआत थोड़े अलग दृष्टिकोण से करना चाहूँगा, क्योंकि श्योर, मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भूविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान से जुड़ा हुआ है। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे सभी को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने को प्रकृति के स्तर पे देखते हैं, नेचर, तो प्रकृति में भी बदलाव निरंतर है। जैसे एक मनुष्य के जीवन में या प्राणी जगत में भी हर एक के जीवन में एक बदलाव आता है, तो प्रकृति का भी अपना एक तरीका है बदलाव लाने का। मैं अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बोलूँ, भूगर्भ विज्ञान के आधार पे बोलूँ, तो उसमें हर 50,000 वर्ष जो कम से कम आँका जाता है भूगर्भ विज्ञान के दृष्टिकोण से, हर राइट, 50 वर्षों में प्रकृति या पृथ्वी में कई प्रकार के बदलाव आते हैं और ये बदलाव बहुत ही धीरे-धीरे होता है होते हैं। हुँ, कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो प्रकृति का जो अपनी जो संरचना है, उसमें जो जीव जगत है, प्राणी जगत है, पेड़-पौधे हैं, उनमें वो क्षमता धीरे-धीरे आए उस बदलाव को ग्रहण करने के लिए। पर हम लोगों ने क्या किया, मनुष्य चूँकि प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ हो गया, उसके सोचने के शक्ति से या उसके इनोवेशन या राइट, क्रिएटिविटी से, तो हम लोगों ने पृथ्वी का दोहन शुरू किया। अपने हुँ,
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी जो प्रगति है, भले वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, जीवन शैली की हो, उस प्रगति को पूरा करने के लिए हम लोगों ने पिछले 100, 200, 300 वर्षों में जो हम लोगों ने प्रगति की, भले वो औद्योगीकरण की बात हो, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की, या हम अगर जहाँ से मनुष्य ने अपनी शुरुआत किया, एक राइट। हंटर था, शिकारी। शिकारी से हुँ, वो, हुँ। क्योंकि जब वो शिकारी था, तो वो घूमता था, एक जगह से दूसरे जगह। अब वो एक करेक्ट। जगह स्थिर हो गया, अगर मैं हुँ, मनुष्य हुँ। के जो एग्जिस्टेंस है पृथ्वी पे, उस पे देखूँ, तो वो जब उसने जब खेती करना, कुछ बोना सीख लिया, तो वो एक जगह स्थिर हो गया, फिर अपना गाँव करेक्ट। बसा लिया। तो शिकारी से कृषक बना। तो अगर मैं उस दृष्टिकोण में भी देखूँ, तो जैसे वो अपने को स्थिर करता गया, उसकी ज़रूरतें आने लगी। अब ये तो हो गई इतिहास के तौर पे जो मैंने बात कहा। हुँ। हुँ, हुँ, परंतु हुँ। आज के तारीख में, या आज अगर मैं आज के संदर्भ में देखूं, तो हम लोगों ने ये जो एक प्रगति की, औद्योगिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, उनमें जो हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे, उसका भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक दोहन होने लगा। जो राइट। एक व्यवस्था प्रकृति की संरचना में बनी हुई थी, बदलाव को धीरे-धीरे लाना, धीरे-धीरे अपनाना, उसका जो एक गति है, वो गति अत्यधिक हो गया, मनुष्य के ओके। इंटरवेंशन के लिए। उदाहरण के तौर करेक्ट। पे, अगर मैं हमारे देश को भी देखूँ, भारत को, तो हम लोगों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, जिससे हम कहते हैं हम राइट। भारतीय हैं, हमारे बगल में कोई है तो बोलेगा बांग्लादेशी है, हम हुँ, म्यांमार, हुँ। हम यूरोप से हैं, तो ये तो एक राजनीतिक बाउंड्री है। पर अगर राइट। प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखूँ, तो हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, हम सब एक ही हैं। राइट। एक ही है। तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से जो एक्शन हमारे अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पे एक दूसरे देश ने लिया, भले उसने पर्यावरण का विदोहन एक डैम बनाने के लिए किया हो, या हुँ, जंगल हुँ। काटने किया हो, या उसने माइनिंग किया हो, या अपने ही देश के किसी और प्राकृतिक संरचना के किसी अच्छे गुण को उसने तबाह किया, या उसको खत्म किया किसी और राइट। औद्योगिकरण के चीज को लाने के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ेगा। ओके। इसी प्रकार से, जैसे वो तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। इसी प्रकार से अगर हम अपने देश के स्तर पे देखें, तो देश के स्तर पे भी कई प्रकार की जो रणनीतियां हम बनाते हैं, हमारे देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, हुँ, उसको हुँ। के लिए, क्योंकि कुछ भी कहें, एक बहुत बड़ा अंतर है गरीबी रेखा का हमारे देश में। हमारे देश राइट। में करीब 700 मिलियन लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन लोगों को भी हमको देखना पड़ता है, हमारी नीतियों में बदलाव करते हैं कि उन लोगों का भला हो। तो उस राइट। वो के क्रम में जो हम औद्योगिकरण या हम और भी चीज़ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के तौर पे लाते हैं, उससे भी हम लोग कई सारे प्रकृति के विदोहन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, जंगल जो हम काट रहे हैं, वनों राइट। को शेष कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो भूमि पहले प्राकृतिक संरचना के आधार पे एक नेचुरल लैंडस्केप था, उसको राइट। हमने खत्म किया हमारे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। फिर हमने जंगलों को काट के हमने उसका एक्सटेंशन किया खेती कृषि को बढ़ाने के लिए। तो उस प्रकार के जो हमारे ह्यूमन सिस्टम्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हुँ, हुँ। प्रकृति को उसके सिस्टम से चेंज कर रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा भारी प्रभाव हमारे जलवायु पे पड़ रहा है, जिसको हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। करेक्ट। और ये जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी वैश्विक संभाग में, जैसे हम अगर अपने देश की बात करें, तो हमारे देश का जो एक पड़ोसी है चाइना, हुँ, सबसे हुँ, हुँ। बड़ा दोहन प्राकृतिक स्तर पे चाइना ने किया है, अपने राइट। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए या डेवलपमेंट के नाम पे। तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे देश पे पड़ रहा है, क्योंकि जो एक छोटे स्तर पे मैं बता रहा हूँ, तिब्बती पठार है, जो हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे देश के बीच में है। राइट। तिब्बती पठार हिमालय की जो श्रृंखला है, हुँ, पहाड़, हुँ, हुँ।
उसमें तिब्बती पठार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जलवायु परिवर्तन में, क्योंकि राइट, यहाँ से जो ग्लेशियल रिजर्व है, ग्लेशियल मतलब जैसे जो हिम के जो रिजर्व है हमारे, उसी से करेक्ट, बह के कई सारी नदियां आती है। उदाहरण के तौर पे जैसे गंगोत्री एक हिम वो है संसाधन हमारा, जहाँ से हाँ, गंगा नदी की उत्पत्ति होती है और वो पिघलने पे ही वो पानी हमको पानी हम हमें आता है, करेक्ट, देश में बह के आता है। तो इसी प्रकार तिब्बती पठार में जो हिम के जो स्रोत हैं, जिससे पिघल के यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का हमारे देश में प्रवेश होता है, हुँ, वो धीरे अत्यधिक तौर पे पिघल के या तो वो हमारे देश में बाढ़ ला रहा है, हुँ, उत्तर में जैसे ब्रह्मपुत्र की बात करें तो आप आसाम को देख लीजिए। राइट, 300 साल में 1 बार या 2 बार की घटना थी, उसको हमने कम करके अभी प्रत्येक वर्ष या हर 5 वर्ष में हम उस घटना को लेके आए हैं। भले वो बाढ़ राइट, की समस्या हो, सूखे की समस्या हो। करेक्ट, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो उसपे हमारे पड़ोसी राज्य चीन ने जो डैम बनाया, उस डैम से भी बाँध जो जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बाँध बनाया और वो भी इस स्केल में बनाया कि उसने उनके वहाँ की जो जैव विविधता है, उस पे भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ा और हमारे देश पे भी आ रहा है। तो इस प्रकार के जो हम कुछ एक्शंस लेते हैं, हुँ, 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 जिसको हम नहीं लेने पर भी विचार कर सकते हैं, राइट, उससे जलवायु परिवर्तन का जो चक्र है, उसको हमने प्राकृतिक दृष्टिकोण से तोड़ा है और उसको तोड़ने के ओके, कारण आज हमको सूखा, बाढ़, लैंडस्लाइड्स, इवन कई मायने में जो हम लोग कृषि में जो प्रभाव पड़ रहा है, हाँ, राइट, सब कुछ जो टेम्परेचर जो हम लोग जो तापमान में जो बढ़ बढ़ो रहा है, राइट, हीट वो वेव्स आ बढ़ा रहे है। हैं। हुँ, हाँ, हुँ, अगर मैं बहुत अच्छे प्राकृतिक भौगोलिक जगहों की बात करूँ, जो आज भी बहुत सुंदर है, पर वहाँ पे राइट, भी कम से कम 2 डिग्री का एक बदलाव महसूस किया गया है। जहाँ करेक्ट, पहले हाँ, बारिश के मौसम में भी आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, बारिश के मौसम में हम स्वेटर पहनते थे ठंड के लिए। आज वहाँ राइट, बारिश भी देर से आ रही है और स्वेटर तो भूल जाइए, वहाँ पे हाल हो जाता है कि वहाँ के लोग कहने लगे कि हमारे पूर्वजों के ज़माने में तो ये होता नहीं था, पर आज हमको ये बदलाव देखने में आ रहा है। तो मुख्य कारण मैं यही कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम कोई एक एक्शन ले रहे हैं, जो हुँ, हुँ, विरुद्ध हुँ, हमारे प्रकृति की संरचना या उसके नियम का, उसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारी नीतियाँ ले रहे हैं और उन नीतियों के आधार पे जो हम दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, हाँ, भले हम कोई एक इम्पोर्टेंट माइनिंग का कोई कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं या हुँ, हम हुँ, हुँ, औद्योगिकरण के उस प्रभाव को लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को सहयोग देने के लिए, तो उन सब के कारण एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज का एक परिवर्तन हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। राइट, राइट। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी या कोई और कंट्री भी कुछ कर रही है, तो भी उसका इम्पैक्ट आपके देश को पड़ रहा है और ज़्यादातर के जैसे आपने बोला कि हम हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ को लेकर जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, ये सारी चीज़ें जो हो रही, उसको कहीं न कहीं प्रकृति को हमने नुकसान दिया है और ये क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। बहुत-बहुत अच्छे से आपने बताया सुमित जी। एक चीज़ और समझना था इसमें ही ऐसे कौन से 2-3 चीज़ें अगर आप मुझे बता दें कि जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे हैं। अगर थोड़े एग्ज़ाम्पल्स अब अगर आप दे सकते कि ये कौन से 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है? इस चीज़ को समझाने के लिए मैं जलवायु परिवर्तन के तो इम्पैक्ट नेगेटिव है हमारे लाइफ में। राइट। हाँ, हम देश के स्तर पे देखें या हमारे खुद के स्वयं के स्तर पे देखें, पर मैं हुँ, 2 हुँ, हुँ। चीज़ कहना चाहूँगा शुरुआत करने के लिए कि अगर हम हमारे देश को देखें भारत को, तो हमारी जो कुल जनसँख्या है, वो करीब 17% है वैश्विक जनसँख्या में। मतलब ग्लोबल जो ओके, पॉपुलेशन है पूरे पृथ्वी पर, उसपे 7 17 हमारा योगदान है करेक्ट। जनसँख्या। पर इतना बड़ा योगदान जनसंख्या के रूप में होने के बावजूद भी हम हुँ, लोग हुँ। 7% ही हम योगदान देते हैं जलवायु परिवर्तन के उन मुख्य कारणों में जिसके कारण आज पूरा संसार चिंतित है। ओह! ओनली 7% हमारा कंट्रीब्यूशन है, जबकि इतना राइट। बड़ा पॉपुलेशन बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद होने के भी। बाद अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से कनेक्ट करके, तो मुझे मालूम है कि जो स्रोत है मेरे इलेक्ट्रिसिटी का, वो आज भी कोयला ही है। करेक्ट, करेक्ट।
पर और वैश्विक स्तर पे अगर देखें हम, विश्व स्तर पे, तो कोयला एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग में और जलवायु परिवर्तन में। परंतु हमारा देश बहुत नीचे है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा समझाने, कई चीजें होती हैं बताने के लिए, पर मैं उसका सहयोग नहीं लेता हूं। मैं केवल सिंपल वे में ये कह रहा हूं कि अगर हम एक फॉसिल फ्यूल शब्द हम यूज करते हैं, फॉसिल राइट, मतलब राइट। जीवाश्म होता है, तो कोयला एक जीवाश्म के रूप में एक फ्यूल है हमारे लिए, हम्म। करता है। बाकी देश भी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पर हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन स्केल में भी अगर मैं देखूं, हमारे यहाँ पे करीब 50% से थोड़ा ज्यादा हम लोग कोयले पे निर्भर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। राइट। और जब मुझे तो मालूम है कि मैं सेंट्रल इंडिया में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होके वही इलेक्ट्रिसिटी है जो मेरे और आपके संबंध को। आपके समय आ रहे हैं, राइट, राइट। पर फॉसिल फ्यूल के यूज में, उपयोग में देश हमारा बहुत नीचे है बाकी देशों के साथ, अगर हम उसको जज करते हैं तो ऐसी कई ओके। सारी बातें हैं जो हमारे देश को एक लगाम के रूप में भी हम अपने सोच में और हमारे एक्शन में लाते हैं। क्योंकि जनसंख्या के रूप में, भौगोलिक स्तर पे अगर देखें हमारे देश को बाकी देशों के साथ कंपेयर करके, तो हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल इम्पैक्ट इससे भी बुरा ला सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और संभागीय स्तर पे हमारे अंदर, देश के अंदर। परंतु हम लोग ने उस चीज को पिछले कई सालों से नीतिगत रूप में भी कंट्रोल करके रखा है। कंट्रोल करके रखा है। हमारा ओके। एक मैक्सिमम, एक हमको चॉइस नहीं है, और क्योंकि हम हम्म। करोड़ों की बात कर रहे हैं जनसंख्या के रूप में, तो वहां पे हमको भी कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो कुछ करेक्ट। मुख्य कारण जो हमारे जलवायु परिवर्तन और आज जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, रेनफॉल में चेंज आ रहा है, इस प्रकार के जो प्राकृतिक संरचना के परिवर्तन जिसके हमारे दुष्प्रभाव हमको फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसके कारण हम लोग राइट। कार्बन के उत्सर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। करेक्ट। उसमें से कोयला एक मुख्य कारण है फॉसिल फ्यूल के रूप में। पेट्रोल इसी में शामिल हो जाता है जब हम उसको करेक्ट। हमारे निजी पर्सनल यूज के लिए यूज ले करते हैं। आते करेक्ट। हैं। तो हम जब एक्सपेंशन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उसमें अभी धीरे धीरे चॉइसेस आने चालू हो गए हैं इलेक्ट्रिक करेक्ट। के, हाइब्रिड व्हीकल्स के। और हम्म। परंतु लार्ज स्केल कोयला, हम लोगों के पॉपुलेशन स्केल में अगर देखें, हमारा कंट्रीब्यूशन जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स में, पेट्रोल, डीजल, इनके थ्रू। राइट। और हम अगर देखें कि बड़े स्केल में, तो एग्रीकल्चर में भी जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उससे राइट। भी हम मीथेन जैसे गैसों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जाके करेक्ट। वार्मिंग में ही ऐड हो रहा है और टेम्परेचर चेंज को और ज्यादा कैटलाइज कर रहा है, मतलब और कैटलाइज। ज्यादा उसको प्रमोट कर रहा है, जिससे हमारे ऊपर ही परिवर्तन आ रहे हैं। एक और मुख्य कारण है जो है कि हम लोगों के मेन जो है, जिसको मैं इन सबको तो मैं बाद में रखूंगा, नंबर वन हम्म। स्पॉट हमारे जो जल संसाधन है, जल ओके। संसाधन और वनों का जो विदोहन हम लोगों ने किया, हम्म। जो डिफ्रैगमेंटेशन का है, डिफॉरेस्टेशन का है, या हम लोगों ने लैंड यूज चेंज किया है, लैंड करेक्ट। कवर चेंज किया है। हाँ, लैंड यूज के मतलब परिभाषा में सिंपल वे में बोलूंगा कि अगर हम किसी वन क्षेत्र को हम किसी और कारण के इस्तेमाल के लिए अगर चेंज करते हैं, भले वो कृषि हो, किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हो, या हम ह्यूमन लाइवलीहुड। हाँ। राइट। हैबिटेट को हम सेटल करने के लिए कह रहे हैं, तो हम जब करेक्ट। लैंड चेंज करते हैं, लैंड कवर चेंज मतलब अगर हम मान लीजिए किसी वन क्षेत्र को हमने काट के साफ कर दिया, या हम्म। लोकल पॉपुलेशन के प्रेशर में वो कट गया, तो वो करेक्ट। लैंड चेंज हो गया। बड़े सिंपल वे में बता रहा हूं मैं। इस प्रकार से जो हम लोग हमारे वनों के जो क्षमता है उसको कम किया, जो हमारे जल संसाधनों की क्षमताएं हैं उनको कम किया, हमारे जो कुछ एक्शंस हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, राइट, राइट। कि जो नदियां बह के अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज से बह के आ रही थी, वो सूखने लगे। हम आज भी किसी भी गांव में जाएंगे तो हमारे नदी नाले सूखे पड़े हुए हैं, जो शायद 100 साल पहले पूर्वजों के समय पानी से भरा हुआ रहता भरा था। हुआ रहता था। राइट। हमने वाटर सोर्सेस को श्रिंक कर दिया, हमने उसको पूरा सूखा कर दिया। उससे केवल राष्ट्रीय स्तर के क्लाइमेट के नहीं, माइक्रो क्लाइमेट जो होती हैं, आज भी हम्म। हमारे बड़े शहर के क्षेत्र से निकल के किसी भी गांव में जाते हैं तो देखते हैं वहां पे ठंडक ज्यादा है, हरियाली ज्यादा,
क्यों? क्योंकि वहाँ के वाटर रिसोर्सेज अभी भी, भले वो सीमित स्तर पे हो, पर अभी भी जीवित हैं। जीवित है। इन सब कारणों को जब हमने खत्म कर दिया हमारे ही एक्शन से, तो उनसे ये मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और टेम्परेचर चेंज जो एक मुख्य मुद्दा है आज, राइट। उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट सौमित। जैसे मेरा जो दूसरा सवाल है, जी। वो जैसे आपने कुछ बातें उसमें बताई भी है जो हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन आपसे ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं और कहीं न कहीं वो टाइम आ गया है कि हमें भी बड़े पैमाने पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आने वाले कुछ सालों में शायद पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन उसको कैसे रोका जाए? तो एक चीज़ था कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इसको अगर हमें मिटिगेट करना है, तो आपसे थोड़ा समझना था कि क्या-क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं या कर सकते हैं, जिससे ये जो भी वेदर वल्नरेबिलिटीज़ है, राइट? उसको कम किया जाए और ये क्लाइमेट चेंजेस को हम किस प्रकार से अगर कम कर पाएँ या उसे मिटिगेट कर पाएँ? थोड़े आप अगर शेयर कर सकते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और क्या और कर सकते हैं इसको कम करने के लिए? मैं इसमें रिंकू ये बात ज़रूर कहूँगा कि प्रकृति को उस स्तर तक हम लोगों ने विदोहित किया है कि उसको वापस लाना हम लोगों के जीवन काल में असंभव है। ये मैं मुश्किल है बहुत। राइट, राइट। क्योंकि क्या है, जो मैं यहाँ आपके ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है। करेक्ट। तो वो क्या करता है, जब हमारे बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर कोई बीमारी या कुछ आता है, तो वो अपने इम्यून सिस्टम के शक्ति से उस चीज को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है, करने की राइट, कोशिश प्रोटेक्ट करता है। करता है। हुँ, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति में भी एक बहुत सुंदर व्यवस्था है अपने खुद की संरचना के उसमें क्रम में, कि वो उसका भी एक इम्यून सिस्टम है कि अगर हमने 100 पेड़ लगे हैं, 10 पेड़ काटा, तो वो अपने जो उसका जो एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी है अपने, राइट। वो हाँ, हाँ। कहीं अपने को पुनर्जीवित कर लेता है। पर अगर 10 के जगह हमने 50 पेड़ काट लिए एक बहुत ही छोटे समय के क्रम में, तो वो शायद हुँ, उस नहीं कर पाएगा। हुँ, पे उसको वो असंभव है करना। तो करेक्ट, प्रकृति संरचना में कहीं न कहीं पे जो हम लोगों ने एक असंभव स्तर पे जाके विदोहन किया है, तो हमारे एक जनरेशन में तो असंभव है उसको करना, अगर हम मिटिगेशन की बात करें। इसीलिए मिटिगेशन के साथ मैं एक और शब्द का उपयोग करना चाहूँगा कि रेज़िलियंस जो हुँ, होता है, हुँ, रेज़िलियंस मतलब जो बदलाव जलवायु के परिवर्तन में आ रहा है या जो टेम्परेचर का बदलाव आने वाला है, उसको हम लोग कैसे फेस करेंगे? करेक्ट, उसका अनुभव हमको आज हो रहा है या कल हमारे आने वाले हमारे दूसरे जनरेशन्स में होने वाले हैं, उसको हम कैसे उसकी एक रणनीति बनाएँगे, कि हम उस राइट, चीज़ को अच्छे तरीके में फेस कर पाएँ। तो मिटिगेशन की जहाँ तक बात है, वहाँ पे तो मैं कहूँगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो नीतियाँ बनी हैं, उनमें कई प्रकार के मिशन आज के तारीख में लागू हो रहे हैं। जैसे राइट, ग्रीन इंडिया मिशन है। ग्रीन इंडिया मिशन ने हरित जो एक कवर है, हमारे देश को पूरा हरा करने के लिए एक सोच व्यक्त किया गया। उस सोच में उसने अपने एक एक्शन प्लान बनाया। करीब पिछले 5-6 साल से ग्रीन इंडिया मिशन लागू हो रहा है, जहाँ पे राइट, लार्ज प्लांटेशंस, हम उन लैंडस्केप्स की बात कर रहे हैं, हर राज्य में, उन जिलों में, जहाँ पे वहाँ पूरा का पूरा जो एक वन धरोहर था, वो खत्म हो चुका है, तो लार्ज स्केल प्लांटेशंस वहाँ पे कर रहे हैं। केवल प्लांटेशंस नहीं, उसके साथ हम हुँ, जल संसाधन के संरचनाओं को फिर से पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं। एक तो करेक्ट, ये है। दूसरा ये कि हम लोग हमारे जो जल संरचना है, उनको पुनर्जीवित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज की जब हम बात करते हैं, भले करेक्ट, हम वो मैसिव स्केल में नदियों का सूखना बोलें या हम माइक्रो स्केल में किसी गाँव के आसपास में जो वाटर टैंक्स थे, तालाब थे जो वो सूख गए, उनको फिर से राइट, अगर हम जीवित करेंगे, तो उससे हम उसका इवेपोरेशन की कैपेसिटी बढ़ाएँगे। बढ़ा सकते हैं। राइट, हाँ, तो जो जल जो वहाँ से इवेपोरेट होके जाता है, तो उससे भी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो एक तरफ हम लार्ज स्केल एक्शंस की हमको बात करनी पड़ेगी, भले हम प्लांटेशंस की बात करें, लार्ज स्केल में वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करें और उस हुँ, पर लैंडस्केप को हम ट्रीट करने की बात करें कि एक गाँव, उसके समूचे जो लैंडस्केप है, उस पूरे को हम कैसे हम लेके फिर से उन प्रमुख संरचनाओं की बात कर सकते हैं, भले जल के स्रोत हों, वनों के स्रोत हों, उस प्रकार से। सेकंड जो मैं कहूँगा कि हमको धीरे-धीरे हमारे जीवन शैली में
बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला हो गया उस पर हम आधारित ना रहें। हम अगर अपने एक व्यक्तिगत स्तर की बात करें तो व्यक्तिगत स्तर पे हमको धीरे-धीरे कई प्रकार के बदलाव लाने हैं। जैसे राइट, हमारे देश में सूरज की रोशनी बहुत है, अत्यधिक करेक्ट, है। करेक्ट। तो हमको सोलर पावर पे जाना पड़ेगा, जो हमारे देश के स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। हम लोग हुँ, ने हुँ, अब सोलर हार्वेस्टिंग शुरू किया है। राइट, हज़ारों एकड़ पे हम लोग सोलर पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसको हम सप्लाई चेन में ला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे घर के छतों पे भी एक छोटे स्तर पे हम अगर इस प्रकार के सोलर हार्वेस्टिंग की बात करें, जिससे हमारे एक हाउसहोल्ड में जो आवश्यकता है बिजली की, वो हम सोलर से पूरा करें, ना कि फॉसिल फ्यूल से। इस प्रकार के एक्शंस देखने पड़ेंगे। जहाँ पे हमारी क्षमता है, हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना पड़ेगा, भले वो टू व्हीलर करेक्ट, हो या करेक्ट। फोर व्हीलर हो। अगर हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमको हमारा जो एक मूवमेंट है, हुँ, जिस हुँ, हुँ, कम कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल के यूज़ को व्यक्तिगत स्तर पे, उसको हमको सोचना पड़ेगा। तो वाटर सोर्सेज़ मिशन जैसे कि नेशनल लेवल पे मैं बात नेशनल करूँ, लेवल पे। हुँ, फॉरेस्ट्री बेस्ड, नेचुरल रिसोर्स बेस्ड, इसी प्रकार से सोलर और विंड एनर्जी प्रमोट करने के लिए भी मिशंस चल रहे हैं, उसको प्रमोट करना। अगर मैं देश के स्तर पे देखूँ, तो हमने कई प्रकार की अच्छी-अच्छी नीतियाँ बना के रखी हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। पर उन हुँ, नीति हुँ, के अंदर भी कई प्रकार के हमको चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही हैं। करेक्ट, करेक्ट, चुनौतियों को हम कैसे और अच्छे से सुलझा सकें, भले हम लोग शासन स्तर की बात करें या हम लोगों के एक्शंस की बात करें, वो हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि नीतियों को अपनाना पड़ेगा हमको। राइट, हमारे देश में अगर मैं जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक नीति है या एनर्जी कंजर्वेशन की है, वो तब तक लागू नहीं हो पाएगी जब तक हम उसको नहीं अपनाते हैं व्यक्तिगत तौर करेक्ट, पे। मेरा करेक्ट। तो ये कहना है कि कई सारे नीतिगत बदलाव हमको अपने जीवन शैली में लाना पड़ेगा, और जब हम लोग इसको सामाजिक स्तर पे या समुदाय स्तर पे लाएँगे, तो उससे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव जलवायु परिवर्तन या टेम्परेचर चेंज को कंट्रोल करने में हमारा योगदान जाएगा। वाओ! वाओ! सुमित जी बहुत सारी बातें आपने बताई और जैसे नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ आई है, जैसे हमें पता है और आपने जो मेरा अगला सवाल था, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बोल दी कि हम मुझे आपसे जानना था, जैसे आपने ऑलरेडी वो कवर कर लिया, बट तो भी उसमें आप और कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे बहुत जैसे कंट्री लेवल पे हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं, कॉर्पोरेट्स, इवन प्राइवेट कंपनीज़ भी इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट किए, हम देख रहे हैं क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस हो रहे हैं। अम, आपने कुछ चीज़ें बोली कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको ही थोड़ा और बढ़ा के अगर और आप चीज़ें जैसे कंपनीज़ और बड़े-बड़े लोग और हमारा गवर्नमेंट सारे लोग तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन आप, मैं और अगर हम हमारे आम जनता की बात करें, तो हम और ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम एक रोल प्ले करें, हमारा कंट्रीब्यूशन हो और हमारे जो एक्शंस हो, वो अगर क्लाइमेट फ्रेंडली हो, तो इससे कहीं न कहीं हम हमारे इधर पे, हमारे लेवल पे हम कुछ चीज़ें हैंडल कर पाएँगे जो एट लीस्ट हमारे तरफ से जो कार्बन एमिशन हो रहे थे या हमारे तरफ से जो प्रकृति को हम जो हार्म कर रहे थे, तो उसमें कुछ चीज़ें और आप जोड़ना चाहेंगे तो विल बी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड दैट कि हम हमारे पर्सनली क्या कर सकते हैं, जिससे एक्चुअली जो हमारी ऑडियंस भी है, वो समझे कि कुछ चीज़ें जो एक्चुअली छोटी-छोटी चीज़ें भी है और कुछ बड़ी चीज़ें भी हो सकती है, वो लेकिन चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपसे कुछ समझना है कि और कुछ चीज़ें ऐसे जो हम पर्सनली जो डेली लाइफ़ में भी हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हम बदलाव लाए तो क्या वो क्लाइमेट को कहीं न कहीं हम कुछ अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं क्या? रिंकू, ये मुझे लगता है जो प्रश्न आपने मुझसे किया, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हमारे बीच में। क्योंकि इसी को हमको राइट। समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ समझने के लिए मुझे लगता है पर्यावरण शिक्षा एक शब्द है जिससे मैं पिछले मतलब शायद मैं प्रोफेशनल लाइफ के पहले से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि प्रकृति से मेरा एक लगाव है। तो एनवायरनमेंट एजुकेशन, पर्यावरण राइट। शिक्षा आज के दौर में सबसे प्रमुख है हमारे लिए जानना। क्योंकि अगर मैं शिक्षा नीति को भी देखूं, तो शिक्षा नीति में मुझे लगता है कि शायद 5% ही वो हुँ, नीति हुँ। समर्थन करती है पर्यावरण शिक्षा। और पर्यावरण शिक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। राइट, वो राइट। एक ऐसी शिक्षा है
जो हम लोगों को हमारे स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको समझना है कि हमारे पर्यावरण के लिए या उसके जो दुष्प्रभाव है उनको रोकने के लिए या उसके जो अच्छे जो कैरेक्टर हैं उनको संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, मैक्स स्केल पे अगर मैं देखूं, एक बच्चा अगर स्कूल जाता है, राइट, स्कूल में भी जो उसकी एक छोटी सी गार्डन है, बगीचा है उसका स्कूल करेक्ट, का, हाँ, अगर एक चिड़िया आती है, उसको चिड़िया का नाम नहीं मालूम, उस बगीचे राइट, में पेड़ पौधा लगा हुआ है, एक्सेप्ट एक दो जैसे गुलाब वगैरह को छोड़ दो, पर कौन सा उनको पेड़ पता ही नहीं है कौन-सा पेड़ पता है, ही नहीं। करेक्ट, सेम स्केल में अगर हम अपनी बात करें स्वयं की, तो आज मेरे घर के बाहर कोई अगर चिड़िया आता है, कोई पेड़ पौधा है, कोई तितली है, उसके बारे में मालूम नहीं। तो एक तरफ तो हमको अपने समुदाय स्तर पे या हमारे व्यक्तिगत स्तर पे जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसकी क्या विशिष्टताएं हैं, जो विशिष्ट बातें हैं, हुँ, विशेषताएं, हुँ, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम वो समझेंगे, तभी हम उस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। पहला वो। राइट, राइट, दूसरा ये है कि हमको मैक्सिमम हम अपने लेवल पे किस प्रकार के छोटे-छोटे एक्टिविज्म ला सकते हैं, जो स्टेप्स हमको लेने हैं, उसको राइट, समझने के लिए भी हमको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर मैंने जैसे बोला कि ये जो एक अवेयरनेस है कि हुँ, हमारी हुँ, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले पर आधारित है, तो हम उसकी बचत करें। हाँ, तो ये जो एक जागरूकता है, वो जागरूकता का अभियान हमको अपने स्तर पे चलाना पड़ेगा, जिससे कि राइट, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, वो हम केवल हमारे जनरेशन में नहीं, आने वाले बच्चों को भी हम इसके बारे में सेंसिटाइज़ करें। जैसे कई सारी बातें हैं, मैं बहुत छोटे तौर पे कहूँगा कि हुँ, आज हुँ, हुँ, बाज़ार से कोई एक स्नैक खरीदते हैं, तो हमको ये होना चाहिए उसको खरीदने के पहले कि हम इसको डिस्पोज़ ऑफ कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो राइट, हमने फेंका और वो लैंडफ़िल में चला गया। लैंडफ़िल मतलब वो क्षेत्र होते हैं एक शहर में जहाँ पे पूरे कचरे को डंप किया जाता है और हुँ, कल हुँ, के 10-15 साल के साइकिल में उसी के ऊपर फिर से कॉलोनी बनाई जाती है। पर वो 15 साल में जो वो मीथेन और इस प्रकार के जो हार्मफुल गैस गैसेस, जो राइट, कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, तो उसको भी हमको कम करना है क्योंकि जो कचरा हम लैंडफ़िल में दे रहे हैं, उसका योगदान भी हमारा ही है। तो हमको हमारे घर करेक्ट, से निकलने वाले कचरे को भी कम करना है और किस प्रकार के कचरे को कम करना है। अगर वो जैविक है, तो अगर हमारे पास क्षमता है हमारे हाउसहोल्ड में, तो हम उससे ही हम क्यों ना कुछ कंपोस्ट बनाएँ, जो हम फिर करेक्ट, से बगीचे में यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो फिर हमको और स्ट्रांगली देखना पड़ेगा कि हम जो प्लास्टिक वेस्ट है या इस प्रकार के वेस्ट को हम कम करें। तो मेरा ये कहना है कि पर्यावरण शिक्षा हमारे स्तर पे एक नागरिक होने के स्तर पे बहुत ज़रूरी है। हमारे ओवरऑल जो एक जलवायु परिवर्तन के चेंज को समझने के लिए हम लोगों के इंडिविजुअल स्केल पे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमको अपने प्रकृति को भी पहचानना है, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है और उसी प्रकृति को संरक्षित और उसके संवर्धन के लिए भी हमको क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, वो हमको देखना है। मैं तो इवन ये भी कहूँगा कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रमोट हमको ये करना चाहिए कि हमारे शहर में या आस-पास में जो ग्रीन एरियाज़ है, ग्रीन कवर है, भले वो क्यों राइट, ना एक पार्क हो, वहाँ ले हुँ, जाके हुँ, समझाएँ कि यहाँ पेड़-पौधे कौन से हैं, कौन-सा चिड़िया है, बर्ड वॉचिंग जैसे एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में हमने एक फ़ॉर्मूला बना लिया है, पेंटिंग हुँ, कॉम्पिटिशन का, स्लोगन कॉम्पिटिशन का, पर हमको उसके बहुत आगे निकल के जाना है। जैसे करेक्ट, उदाहरण के तौर पे अभी जो ये शीतकालीन मौसम है, विंटर हुँ, सीज़न, हुँ, 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 कई शहर पूरे देश में ऐसे होंगे जहाँ के आस-पास के वेटलैंड्स में या जगह में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। भले वो करेक्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स रशिया से उड़ के हज़ारों किलोमीटर हुँ, दूर हुँ, हों या कश्मीर से भी और अपने क्षेत्र में आएँ क्योंकि कश्मीर में भी बहुत ठंड है। तो हमको बर्ड वॉचिंग जैसे एक्टिविटीज़ को फिर वाटर फाउल सेंसस कहते हैं कि जहाँ पे हमारे वेटलैंड्स हैं, उसमें जो पक्षियाँ आते हैं दूर से, उनका हम सर्वे करें, उसकी लिस्ट राइट, बना हैं कि हमारे यहाँ पे इस प्रजाति की तितली, पक्षियाँ पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पे विशेष रूप से इस प्रजाति का पेड़ मिलता है, जो आस-पास और कहीं नहीं मिलता है, तो उसके संरक्षण की बात करें। तो पब्लिक पार्क्स में बच्चों को ले जाना, उनमें ये हैबिट्स डेवलप करवाना, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भी हमको चाहिए कि हम अपना एजुकेशन पहले करें, छोटे-छोटे स्केल में, राइट, राइट, अवेयरनेस और इसके लिए कोई बड़े रॉकेट साइंस जैसे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़
अगर एक चिड़िया पहचाने, एक पेड़ पहचाने, हमारे एक्शंस में हम लाए कि ठीक है, आज मैं प्लास्टिक वाले इस सामान को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इसको डिस्पोज करने में हमारे नेशनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, शहर के लेवल पे प्रॉब्लम आता है। या मैं कचरे को कम करूंगा, मैं गाड़ी का उपयोग ऐसा करूंगा कि मैं अपने पेट्रोल को सेव करूं, राइट। फॉसिल को सेव करूं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करूं, अगर हो सके तो सोलर पावर लगाऊं। तो मेरा मेन एक्शन प्लान हमारे स्तर पे है एनवायरमेंट एजुकेशन को प्रमोट करना, करेक्ट। पर्यावरण शिक्षा, करेक्ट। जो हम जैसे लोगों के लिए भी आवश्यक है और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी आवश्यक है। और उसको एक स्टेप ऐसे लेके जाना कि हर घर या हर व्यक्ति अपना एक्शन प्लान बनाए कि मैं अपने पर्यावरण को स्थानीय रूप में बचाने के लिए मैं एक तरफ तो उसके बारे में सीखूंगा या हम्म। समझूंगा, हम्म। हम्म। उसको जैसे मैं डैमेज ना करूं, इसके लिए मैं क्या एक्शन ले सकता क्या हूँ। एक्शन ले सकता हूँ? वाओ! वाओ! सुमित, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ में और मुझे लगता है कि ये बहुत, अगर हर कोई जो आपने बोला कि वन इज़ एजुकेशन, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को समझ रहे हो, और दूसरा क्योंकि एजुकेशन के बाद में आपको एक अवेयरनेस आएगा और कहीं न कहीं आपके अंदर धीरे-धीरे वो बिहेवियरल चेंज भी आने लगेगा जब आप समझने लगोगे। और जी। दूसरा जो उसको समझने के बाद में और दूसरी चीज़ें आप इंडिविजुअल लेवल पे खुद के एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे या प्लान करेंगे कि मैं कैसे योगदान दे सकता हूँ। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, वाओ! सोमित जी, ये बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन है और मुझे लगता है बहुत लोगों को समझेगा कि ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपने दिए और कुछ वो खुद से भी समझ सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है सोमित जी, कि आप फॉरेस्ट्री और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लर्निंग्स है, राइट? आपका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि मैं अगर आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछूँ या लर्निंग्स के बारे में पूछूँ तो शायद एक किताब भी बन सकती है। लेकिन थोड़े थोड़े से कुछ अगर लर्निंग्स या कुछ की टेकअवेज़ आप देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, जिससे वो भी सीख पाए और कुछ चीज़ें हम बता पाएँ, तो वो आपसे थोड़ा समझना था। हाँ, ये बहुत-बहुत धन्यवाद रिंकू जी, आपने ये प्रश्न पूछा मुझसे, क्योंकि मेरा खुद का प्रोफ़ेशनल लाइफ़ एक पर्सनल एफ़र्ट भी है। क्योंकि ओके। मैं बचपन से प्रकृति से जुड़ा रहा और उसी के लिए मैंने हिम्मत भी जुटाई, क्योंकि जिस 90s की बात है, जब मैंने अपनी एकेडमिक वो पूरा किया, तब मेरे पास चॉइस था कि मैं या तो और टेक्निकल लाइन में जाऊँ, हुँ, जियोलॉजी हुँ। साइंस के आधार पे, या मैं इसको एक बहुत ही जेनेरिक वे में लेके नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ मैं अपना रास्ता ढूँढूँ। डायरेक्शन ढूँढ सकते हैं। हाँ। हाँ, तो हार्डकोर फॉरेस्ट्री का मेरा जो अभी तक अनुभव रहा 20-22 साल का, तो उसमें तो मैं यही जानता हूँ कि जिस प्रकार से हम एक प्रोफ़ेशनल के नाते हम सृष्टि के संरचना को, प्रकृति के संरचना को संरक्षित करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम प्रयास करते हैं। हाँ, पौधे रोपने से लेके वहाँ के स्थानीय लोगों को, ग्रामीण जो लोग हैं, समुदाय हैं, उन लोगों को हम जागरूक करते हैं कि ये पौधे आप ही को कल के दिन हाँ, मदद देगा आपके पर्यावरण राइट। के लिए, आप इसमें से जो प्राप्त करते हैं, हाँ, जंगल से जो प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं, लघु वनोपज हम कहते हैं इसको। हाँ, तो हुँ, उसके हुँ। उसमें सहयोग देगा, आपके जीवन में ये एक कॉन्ट्रिब्यूशन देगा, आर्थिक और सामाजिक रूप में भी। तो उन चीज़ों को भी अगर मैं अपने स्केल में देखूँ, तो हमको कभी न कभी प्रत्येक वर्ष ऐसे मौके लाने चाहिए कि हम प्लांटेशंस कहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम देखें। अगर मैं किसी एक जगह में अगर मैं पौधारोपण नहीं भी कर सकता हूँ, तो कम हुँ, से कम हुँ। तो हर चीज़ मैं अपने स्तर पे भी आज भी मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनको वाओ! कहता हूँ, आप हर मौसम में एक पेड़ अगर बीज दे रहा हो, हुँ, फल हुँ। देने के बाद, तो उन बीज का आप संग्रहण करो, भले शहर के स्तर पे हो। आप किसी हुँ, पार्क हुँ, में गए, आपने देखा वहाँ पे एक पेड़ में बीज लगा हुआ है, भले हुँ। उसका प्राकृतिक सिस्टम है सीड डिस्पर्सल का या राइट। बीजों को फैलाने का, हुँ, मा हुँ। से भले वो एयर के माध्यम से हो, ज़मीन के माध्यम से हो। पर मैं कहता हूँ कि थोड़े-थोड़े बीज अगर हम संग्रहित करें और उसको हम कहीं ज अगर घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे जाके भी फैला दें। भले हम 50 बीज में से 1 पौधा क्यों ना निकला, पर वो 1 पौधा भी हमारे लिए एक आशा का स्रोत है कि हम अपने पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली। तो मेरा तो फॉरेस्ट्री के एक्सपीरियंस में यही है कि हम जितना हो सके ग्रामीण समुदाय से कनेक्ट करें,
उन लोगों का है, क्योंकि आज भी मुख्य रूप से हमारा जो समाज है देश में वो कृषक समाज है। तो कृषकों की करेक्ट। हम मदद कर सकें, हम कहाँ पे हम अपने लेवल पे ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे सकें। हाँ, भले ये कठिन है आज के दौर पे, मुझे हुँ, मालूम है, हुँ, हुँ, हुँ। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाना अपने जीवन शैली में वो भी ज़रूरी है। और हम ग्रामीण समुदाय से कनेक्ट करके उनके भले का सोच के पौधे लगाना, इस प्रकार के छोटे-छोटे जो प्रो एनवायरनमेंट एक्शंस होते हैं, वो लेना, यही मैं कहूँगा कि हमारे अच्छे फुटप्रिंट्स जनरेट करेगा आने वाले जनरेशंस के लिए भी, और हमको भी एक सैटिस्फैक्शन देगा कि प्रकृति के लिए मेरा भी कंट्रीब्यूशन कहीं न कहीं जा रहा है, भले मैं कितना भी व्यस्त जीवन शैली में हूँ। तो मेरे को उसके लिए मैं हर समय आगे बढ़ावा दूँगा। एक फॉरेस्ट्री, क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस है, मैं आज भी अपने को ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सब मालूम है, पर राइट, फॉरेस्ट राइट। तक मैंने अपना योगदान दिया, जितना मैंने प्रकृति से सीखा, उसके बदलाव को देखा है, उससे भी सीखा है। तो मेरे को लगता है कि हमको एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ प्रकृति को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी जो संकेत हैं, उनको कैसे हमको समझना चाहिए से लेके छोटे-छोटे स्टेप्स हमको क्रिएट करने पड़ेंगे अपने खुद के हाउस होल्ड लेवल पे, कि भले हम पेड़ लगाएँ, बीजों को संग्रहण करें, या राइट। जो मेरे घर आती है उसके लिए दाना-पानी की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर मैं अर्बन स्केल में बात करूँ, तो इस प्रकार के जो बिहेवियर के चेंज हम अगर अपने में लाएँगे, तो वो भले विज़िबल ना हो, पर कलेक्टिवली अगर मैं इसको एक समुदाय के रूप में देखूँगा, तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो एनवायरनमेंट, उसको मतलब सहेज के रखने के लिए बहुत बड़ी मदद हमको देगी। वाओ! 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 अ, सौमित जी, आई गेस मैं बहुत सारी चीज़ें आज सीख के जा रहा हूँ यहाँ पर, और जो चीज़ें आप पर्सनली भी कर रहे हैं और आपकी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हो, आप लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनको समझ में भी आया होगा, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सौमित जी, आप अपने लेवल पे कर रहे हो, मैं भी अपने लेवल पे करूँगा, और बाकी लोग भी मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें आज हम सीखे हैं, जैसे जैसे आपने बोला छोटे-छोटे चेंजेस भी अगर हम लोग लाते हैं जो पर्यावरण के लिए होंगे, जैसे आपने बोला कि अगर मेरे यहाँ पर एक चिड़िया आ रही है, तो मैं उसको दाना दूँ, बहुत सुंदर बात है, और हम कैसे क्लाइमेट का जो जो बर्डन बढ़ते जा रहा है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें, और आपका पैशन टुवर्ड्स नेचर, एनवायरनमेंट इज़ माइंड ब्लोइंग सर, एंड मैं म ये बहुत बड़ा आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया, आपने बहुत प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने आपसे बात की, और ये शायद कभी प्लान नहीं था सौमित जी, और हम एक काम के दौर पे मिले और मैंने सिर्फ़ आपको पूछा, और इट वाज़ सो ग्रेट टू बी विथ यू, देयर इज़ सो मच ऑफ लर्निंग, और मैं हमेशा आपके साथ टच में रहना चाहता हूँ, और मुझे पता नहीं कि ये कैसा हमारा बॉन्डिंग बन गया है कि आई नेवर थॉट कि जब हम मिले थे तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, और वी नेवर न्यू कि हम इस शो में भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड दिस इज़ समथिंग रियली आई वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, एंड मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा। और आज का जो सेशन हुआ है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि जो भी सौमित जी ने बोला है और जो बताया है, कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि क्लाइमेट में चेंजेस कैसे आने लगे, और उसके बाद में हमारा भी जो योगदान हो रहा है, जो हमारे गवर्नमेंट कर रहे हैं, बाकी लेवल पे भी हो रहा है, बड़े-बड़े पैमाने पे हो रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे योगदान दे सकते हो? आप कैसे वो छोटी-छोटी चेंजेस कीजिए, और ये जब हमें लगता है कि हम क्या डिफरेंस कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आप अपने तरफ से शुरू कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि वो छोटे-छोटे चीज़ें जो आपने की, जैसे सर ने बहुत अच्छा बोला है कि आप जो बीजों को अगर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर भी डाल दो, और कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद, आप कुछ साल के बाद भी वहाँ से गुज़र रहे हो, आप देखते हो कि वहाँ पर प्लांट कैसे आए। शायद वो ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो बीज वहाँ पर डाले थे उसकी वजह से प्लांट आया, उसके वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत बड़े होंगे। दोस्तों, अगर आपको सौमित जी से कनेक्ट करना है या उनसे पर्सनली भी बात करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। सौमित जी विल बी मोर देन हैप्पी टू इंटरैक्ट विथ यू, आप उनसे बात कर सकते हो। सौमित जी, आपको अगर कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है, तो प्लीज़ गो अहेड। हाँ, रिंकू जी, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग एक अजनबी की तरह मिले, और अजनबी की तरह मिलने में भी हमको ये एहसास नहीं हुआ था कि हम लोग अजनबी हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच कहीं न कहीं मिल रही थी। मिल रही थी। हाँ, सारे कॉन्टेक्स्ट में मिले, पर मुख्य रूप से मैं कहूँगा पर्यावरण को लेके जो कंसर्न था आपका भी मेरा, और आपने मुझे यहाँ पे आके
बहुत मैंने सिंपल तरीके में बताया, मैं टेक्निकल तरीके में बता सकता था, पर मैं बेसिकली चाहता हूँ कि लोग मोटिवेट हों, हुँ, इंस्पायर्ड। हुँ, क्यों? क्योंकि प्रकृति है ही एक ऐसी चीज़ जो हमको इंस्पायर करती है, हमको मोटिवेट करती है। हम लोग बेसिकली एक प्रकृति के ही रिफ्यूज में रहते हैं, अगर मैं करेक्ट, करेक्ट, हूँ। इसलिए मैं खुद ये चीज़ समझता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरे को दिल से बात रखने की। एक प्रोफ़ेशनल की तरह नहीं, एक दिल से बात रखने की। और मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा रिंकू जी आपसे कि आपकी एक अलग एक सोच से आपने ये चैनल क्रिएट किया है, जिसके बारे में मैंने जब देखा, मुझे जब इसका परिचय मिला, तो मुझे खुद आनंद हुआ इस बात से कि आप एक अपने तरफ से एक पहल भी कर रहे हैं, एक प्रयास भी कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करने के लिए अलग-अलग मुद्दों से। भले वो सामाजिक हो, पर्यावरण से हो और भी कोई इश्यूज़ हैं, तो मैं राइट, आप इस चैनल से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल में हम जैसे लोगों के लिए भी केवल बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी आप और ऐसे लोगों को लाएँगे, जिससे कि हम लोग इंस्पायर्ड होंगे। और ये चैनल मैं सभी को आग्रह करूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप अपने सोच को समझने के लिए भी आप लाएँ, क्योंकि ये चैनल यही चीज़ को प्रमोट करती है। तो रिंकू जी, आपको विशेष रूप से धन्यवाद मेरा कि आपने अपने सोच से इस चीज़ को क्रिएट किया और ये बहुत ज़रूरी है हम तक लोगों को मतलब हम जैसे लोगों तक पहुँचने के लिए कि भले मुद्दे कुछ भी हो, पर उसके बारे में जानना, समझना और उसके बारे में एक्शन लेना, यही शायद करेक्ट, आपके चैनल का भी एक मुख्य उद्देश्य है। येस, तो मेनी थैंक्स टू यू कि हम लोग कनेक्ट हुए, हम आगे भी कनेक्ट होंगे। मैं इवन डेफिनिटली, कि बहुत स्पेसिफिक किसी एक मुद्दे पे भी अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से आप सोचते हैं तो मैं उस पे भी आगे जाके भी फिर से बात करूँगा। पर इसके लिए मैं सभी को ये कहूँगा ऑडियंस को कि रिंकू जी का जो ये चैनल है, इसको आप कि इसका जो इनिशिएटिव है, वो एक ह्यूमन लेवल पे है और ह्यूमन कंसर्न्स को लेके है। तो उसको आप लोग ज़रूर अपनाइए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुमित। आपने इतना बोल दिया, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन माय चैनल। और आज का जो हमारी बातें हुई है वो तो डेफिनिटली इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन एंड ये कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है सुमित कि ये अवेयरनेस लाना बहुत लोगों को पता भी नहीं है, जी, राइट? बहुत लोग ऐसे बातें करते रहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है, गिरती है तो बहुत गिरती है, नहीं तो नहीं गिरती है, किसी को पता नहीं है। एंड कहीं न कहीं ये वो कहीं न कहीं वो कंट्रीब्यूट करेगा ये वीडियो कि जहाँ पर लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी। कहीं न कहीं अगर 1 या 2 इंसान भी अगर कुछ चेंजेस लाते हैं ये वीडियो देख के तो आई थिंक हमारा जो आज का एम था वो पूरा हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, वो ऐसे एक्शन्स ले जिससे क्लाइमेट पे ज़्यादा भार ना आए। आप वो चेंजेस अपने अंदर लाइए। मुझे पता है कि चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये नई चीज़ें हम करने वाले हैं। लेकिन जब तक आप चेंजेस नहीं लाएँगे तो आपको भी चेंजेस नहीं दिखेंगे और कहीं न कहीं हम जैसे सौम्य जी ने बोला कि हम ये एक ही प्रकृति में ही रहने वाले हम नेचर का एक भाग है, क्यों ना हम नेचर को और सुंदर करें। तो इसी के साथ में सौम्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मेरी क्रिसमस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे ऑडियंस के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप जुड़े रहे और अपना समय दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस और आपको भी नए साल की शुभकामनाएँ और मेरी मेरी क्रिसमस सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू।